नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट 2026-27 पर प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में बनाई गई नीतियां जमीनी स्तर पर दिखाई दे रही हैं, जिससे 11 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए और भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। वहीं सीएम ने बताया कि बजट में युवा, किसान, महिला और गरीब कल्याण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो वहीं आपको बताते चले, बजट की तारीफ करते नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं, जहां यूपी को मिला हर जिले में लड़कियों। वहीं जिला अस्पतालों की क्षमता 50% बढ़ेगी। साथ ही सभी जिलों में ट्रॉमा सेंटर खोले जाएंगे। 5 लाख से ज्यादा आबादी के शहरों के लिए 12.2 लाख करोड़ दिए जाएंगे। यूपी के 25 शहरों को विकसित शहर कंडक्टर 2.0 योजना से मिलेगा फायदा। नोएडा के सेमी वहीं यूपी और ओडीओपी योजना देश भर में लागू होगी। ग्रामीण महिलाओं के लिए श्री मार्ट बनेंगे। खादी को बढ़ावा। वहीं महात्मा गांधी हैंडलूम योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। जहां आपको बताते चले, बजट 2026 यूपी को क्या मिला, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो यात्रा तय की है, उसकी बदौलत योजनाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं होंगी, बल्कि जमीनी धरातल पर उसका इंपैक्ट होगा। आज उसी का परिणाम है कि 11 वर्ष की आबादी गरीबी रेखा से उबर करके आत्म गौरव के साथ भारत की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। परिणाम है कि अब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में तेजी के साथ अग्रसर हुई है। यह हर भारतीय के लिए गौरव की बात है। जब नीति स्पष्ट होती है, नियत साफ होती है, तो उसके परिणाम इसी रूप में सामने आते हैं कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत आज दुनिया में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। पिछले 11 वर्ष में हम सब ने इस बारे में देखा है कि प्रधानमंत्री जी का हर भारतवासी के प्रति सदैव यह आग्रह रहा है कि हमें नेशन फर्स्ट के भाव के साथ काम करना चाहिए और उसमें केवल अपने अधिकार की ही हम बात न करें, बल्कि अपने कर्तव्यों की भी हम बात करें। याद करें, जब 2015 में प्रधानमंत्री जी ने 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया था, तो उन्होंने देश भर में इस बात की चर्चा के लिए आह्वान किया था कि हम मौलिक अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन अपने मूल कर्तव्यों की चर्चा नहीं करते। विधायिका के साथ साथ अन्य मंचों पर हर नागरिक के कर्तव्य क्या हैं राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति। और ये पहला बजट है जो कर्तव्य भवन से बन करके सामने आया है। हर भारतीय को अपने कर्तव्यों का एहसास कराने के लिए भी यह बजट आग्रह कर रहा है, जिसमें राष्ट्र के प्रति कर्तव्यबोध और भविष्य की जिम्मेदारी भी इस बजट में हम सबके सामने दिखाई देती है। युवा शक्ति संचालित, गरीब वंचित केंद्रित विकास और समान रूप से पूरे देश के अंदर एक समावेशी विकास को ध्यान में रख करके वर्ष 2026-27 का यह बजट कल वित्त मंत्री जी ने
देश की संसद में प्रस्तुत किया है। बजट में जो चीज हमें देखने को मिली है कि रिफॉर्म, ग्रोथ और फिस्कल डिसिप्लिन यह बहुत स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिला है। यानी तीनों एक सूत्र में पिरो करके हम आज एक मजबूत भारत के निर्माण की दिशा में आने वाली पीढ़ी को जोड़ करके आगे बढ़ सकें, इसके लिए यह बजट एक सुदृढ़ नींव के रूप में काम करेगा। तो वहीं लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तिलहन और दलहन फैसलों के लिए प्रोत्साहन योजना की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन, किसानों तक सुविधाओं के सही समय पर वितरण और फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए उपायों पर चर्चा भी की। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ किसानों तक शीघ्र पहुंचे और कृषि क्षेत्र में सुधार हो। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने कई हजार से अधिक राज्य कर्मियों का वेतन रोक दिया है। ये कदम उन कर्मचारियों के लिए लिया गया है जिन्होंने समय पर, आपको बता दें, अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। तो वहीं आपको बताते चले, कर्मचारियों को 31 जनवरी तक अपना संपत्ति विवरण जमा करना होगा, जिसे लेकर आपको बताते चले, लेकिन कई ने इसे पूरा नहीं किया। सरकार का कहना है कि यह कार्यवाही भ्रष्टाचार और पारदर्शिता को रोकने के लिए जरूरी था। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों में वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया। अब राज्य में मदरसों को मिलने वाले विदेशी फंड की पूरी जांच की जाएगी। इसके अलावा मदरसा संचालकों के निजी बैंक खातों में भी समीक्षा की जाएगी। सरकार का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि मदरसों में पैसा सही तरीके से इस्तेमाल हो और किसी भी तरह की गड़बड़ी मदरसों में ना हो। तो वहीं आपको बताते चले, मदरसों की जांच को लेकर वहीं आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं हम, जहां मदरसों को फंडिंग की अब जांच होगी। अनियमितता मिली तो एक्शन भी लिया जाएगा। साथ ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से आदेश जारी किए गए, जहां विदेश से आए फंड की भी जांच की जाएगी। सरकार ने मदरसों को मिलने वाले पैसों की जांच करने का फैसला लिया है। खासतौर पर यह देखा जाएगा कि बाहर के देशों से कितना और किस लिए पैसा आ रहा है। अगर जांच में कोई गड़बड़ी पाई गई तो संबंधित मदरसों पर कार्यवाही की जाएगी। यह फैसला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया ताकि किसी तरह की गलत गतिविधि को रोका जा सके। तो वहीं आपको बताते चले, यूपी में मदरसों की फंडिंग पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं, जहां मदरसों को फंडिंग और साथ ही मदरसे की इमारत कैसे बनी। तो वहीं आपको बताते चले, इतने सारे पैसे कहां से आए, विदेश से आया पैसा किसने भेजा, संस्थानों के खातों में पैसा कहां से आए, संचालकों के निजी खाते में पैसा कहां से आए। तो वहीं आपको बताते चले, यूपी में मदरसों की फंडिंग पर अब सवाल उठते हुए, जिसे लेकर अब सरकार सख्त होती हुई, तो वहीं अब इसकी जांच भी सरकार के तहत की जाएगी। मदरसे की इमारत कैसे बनी। तो वहीं T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत के साथ मैच खेलने से मना कर दिया है, जिसको लेकर बीजेपी नेता संगीत सोम ने कहा कि पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ मैच खेलने से इसलिए मना किया क्योंकि उन्हें पता है कि हर बार भारत से हारना तय है। उन्होंने कहा, हर बार हारने के डर से पाकिस्तान ने इस बार खेलने से इनकार कर दिया है। देखिए, मेरा पारिवारिक कार्यक्रम है, विजय है, छोटा भाई है, उनके बच्चे का कार्यक्रम था, तो पारिवारिक कार्यक्रम में आया हूँ। आज कोई ऐसा कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है। तो यहाँ लेकिन शहर के सभी लोग, सभी उद्योगपति और सभी लोग मिले, तो सबसे बैठ के आधा घंटा बैठ के सबसे बात। इतना अच्छा बजट है, वो किसान के लिए, मजदूर के लिए, व्यापारी के लिए, सबकी सुरक्षा, सबकी स्वास्थ्य देखते हुए बजट आया है। देश के लिए बहुत अच्छा बजट है और लंबे टाइम में इस बजट का बहुत अच्छा असर रहेगा। यूजीसी के लिए क्या कहोगे जिस तरह से आप रोक? अब कोर्ट में जो विषय चल गया उस पर हमें नहीं बोलना चाहिए, वो अच्छा नहीं रहा। पाकिस्तान की सरकार ने T20 मैच खेलने से मना कर दिया। वो तो इसलिए कर दिया कि उन्हें पता है हारना ही है, भारत से पाकिस्तान कभी जीत नहीं सकता, तो इसलिए उन्हें हारना ही हारना है। तो उन्होंने अपने क्योंकि वो जब हारते हैं तो पाकिस्तान में पिटते बहुत हैं, वहां के खिलाड़ियों को लोग पीटते बहुत हैं,
इसलिए उन्होंने पहले से ही अब का निर्णय ले लिया कि पिटने से बचने के लिए उन्होंने अपना एक बहाना मार के और वो खेलने का मना कर दिया। तो वह अलंकार अग्निहोत्री वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने शंकराचार्य का आशीर्वाद प्राप्त किया और धार्मिक महत्व पर भी चर्चाएं की। अभिमुक्तेश्वरानंद ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। अलंकार अग्निहोत्री ने इस अवसर पर शांति, सेवा और आध्यात्मिकता के संदेश पर भी जोर दिया। तो वहीं आपको बताते चले, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से मिले को बता दें अग्निहोत्री, जहां इस दौरान अलंकार अग्निहोत्री की ये पूरी टाइमलाइन, जहां 26 जनवरी अलंकार ने दिया इस्तीफा, 26 जनवरी शंकराचार्य से फोन पर उन्होंने बात की, 27 जनवरी अलंकार ने आवास खाली किया, 28 जनवरी को पुलिस लखनऊ लेकर पहुंची उन्हें, जहां 31 जनवरी कानपुर से अलंकार का ये स्वागत, 1 फरवरी अभिमुक्तेश्वरानंद से उन्होंने ये खास मुलाकात की। तो ये आपको बताते चले, ग्राफिक्स के जरिए हम उनकी पूरी टाइमलाइन आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां 31 जनवरी और 1 जनवरी अभिमुक्तेश्वरानंद से उनकी ये खास मुलाकात। तो वहीं आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां अलंकार का यह इस्तीफा, हिरासत में अलंकार अग्निहोत्री, कानपुर में उनका ये स्वागत किया गया। साथ ही शंकराचार्य के साथ मुलाकात की भी हम ये तस्वीरें, उनसे फोन पे बातचीत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शंकराचार्य से हुई ये खास मुलाकात, जहां उन्होंने उनका भव्य स्वागत भी किया। वहीं कानपुर में उनका ये स्वागत, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलंकार का इस्तीफा जब उन्होंने दिया, वहीं हिरासत में अलंकार, तो वही शंकराचार्य से उनकी ये फोन पे बातचीत इन 5 तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चले, शंकराचार्य की शरण में अलंकार अग्निहोत्री, जहां उनसे फोन पे बातचीत की ये तस्वीर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। कानपुर में उनका ये भव्य स्वागत, शंकराचार्य से उनकी ये खास मुलाकात, जहां उनका शंकराचार्य ने भव्य स्वागत किया, फूल माला पहना के, उन्हें पुटका पहना के उनका ये स्वागत शंकराचार्य के द्वारा मुलाकात के दौरान किया गया। वहीं इस्तीफे के दौरान की ये तस्वीरें, वहीं हिरासत में अलंकार अग्निहोत्री की ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये 5 तस्वीरें, जहां शंकराचार्य की शरण में अलंकार अग्निहोत्री की तस्वीरें जो हैं हम आपको साझा करें। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 5 तस्वीरें, जहां शंकराचार्य से खास बातचीत के दौरान की ये तस्वीरें। तो वहीं आपको बताते चले, 1 फरवरी अभिमुक्तेश्वरानंद से उनकी ये खास मुलाकात, जहां इस दौरान शंकराचार्य के साथ उनकी एक खास मुलाकात, शंकराचार्य से फोन पर बातचीत करते हुए अलंकार अग्निहोत्री। 27 जनवरी अलंकार के आवास उन्होंने खाली किया। अलंकार की पूरी टाइमलाइन, जहां 28 फरवरी को पुलिस लखनऊ लेकर पहुंची उन्हें, 26 जनवरी अलंकार ने इस्तीफा दिया, 31 जनवरी कानपुर में अलंकार का इस्तीफा, जहां 1 जनवरी अभिमुक्तेश्वरानंद से उनकी एक खास मुलाकात, 26 जनवरी अलंकार ने इस्तीफा दिया। अलंकार की पूरी टाइमलाइन, जहां 26 जनवरी शंकराचार्य से उनकी ये फोन पे बातचीत, 27 जनवरी अलंकार ने आवास खाली किया, 28 जनवरी को पुलिस लखनऊ लेकर पहुंची थी उन्हें। तो ये पूरी टाइमलाइन हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, जहां 31 जनवरी को कानपुर में अलंकार का स्वागत किया गया, 1 जनवरी को अभिमुक्तेश्वरानंद से उनकी एक खास मुलाकात होती हुई तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। 26 जनवरी को अलंकार ने अपना इस्तीफा दिया, जो उनके शरण में अलंकार अग्निहोत्री, शंकराचार्य से फोन पर उनकी एक बात, जहां आपको बताते चले 28 जनवरी पुलिस लखनऊ लेकर पहुंची थी अलंकार अग्निहोत्री को। कानपुर में अलंकार का भव्य स्वागत। तो वहीं लखनऊ के इंदिरा नगर पार्षद सुरेंद्र वाल्मीकि को थाने में बंद किए जाने की खबर फैलते ही क्षेत्रवासियों में रोष फैल गया। गाजीपुर थाने के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा होकर पार्षद को तुरंत छोड़ने की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पार्षद को गलत तरीके से हिरासत में लिया गया। तो वहीं आपको बताते चले, लखनऊ से खबर सामने आ रही, जहां पार्षद को हिरासत में लिए जाने को लेकर रोष लोगों में देखने को मिल रहा है। लखनऊ के इंदिरा नगर पार्षद सुरेंद्र वाल्मीकि को थाने में बंद किए जाने की खबर फैलते ही क्षेत्रवासियों में रोष फैल गया। गाजीपुर थाने के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा होकर पार्षद को तुरंत छोड़ने की मांग कर रहे हैं।
अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। तो वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि पार्षद को गलत तरीके से हिरासत में लिया गया, जहां अपनी मांगों को लेकर थाने के बाहर प्रदर्शन करते हुए उन्हें छोड़ने को लेकर, अपनी मांगों को लेकर डटे हुए और साथ ही थाने के बाहर ही प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां पुलिस ने के हिरासत में इंदिरा नगर के पार्षद। वहीं थाने के बाहर क्षेत्रवासियों का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लोग तुरंत पार्षद को छोड़ने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। तो वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है, जो गाजियाबाद में पुलिस का एक्शन। एक ही पते पर 24 पासपोर्ट मिलने को लेकर यह एक्शन लिया गया, जहां 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार। फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए बने ये पासपोर्ट, जहां गाजियाबाद में फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। वहीं पुलिस ने एक महिला समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं आपको बताते चले, उन पर आरोप है कि एक ही पते पर फर्जी पासपोर्ट बनाए गए। भोजपुर थाना क्षेत्र में फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनवाए गए। जांच में सामने आया कि दिल्ली में के रहने वाले दलालों ने फर्जी दस्तावेज तैयार किए। वहीं करीब 25,000 रुपए लेकर आधार कार्ड और पासपोर्ट बनवाते थे। वहीं आपको बताते चले, इस मामले में डाक विभाग का एक डाकिया भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जांच में पासपोर्ट वेरिफिकेशन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। साथ ही पासपोर्ट विभाग के कुछ कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। पुलिस पूरे नेटवर्क की गहन जांच में जुटी हुई है। वहीं आपको बताते चले, फर्जी पासपोर्ट का ये पूरा मामला, जहां गाजियाबाद में फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश पुलिस ने किया है। पुलिस ने एक महिला समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि भोजपुर थाना क्षेत्र में फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनवाए गए। जांच में सामने आया कि दिल्ली के रहने वाले दलालों ने फर्जी दस्तावेज तैयार किए। वहीं करीब 25,000 रुपए लेकर आधार कार्ड और पासपोर्ट बनवाते थे। मामले में डाक विभाग का एक डाकिया भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जांच में पासपोर्ट वेरिफिकेशन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल भी खड़े होते हैं। साथ ही पासपोर्ट विभाग के कुछ कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। वहीं पुलिस पूरे नेटवर्क की गहन जांच में जुटी हुई है। तो वही आपको बताते चले, खबर सामने आ रही है, जहां 24 फर्जी पासपोर्ट पाए गए, जिसे लेकर अब सख्त होती पुलिस नजर आ रही। साथ ही पासपोर्ट विभाग के कुछ कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। पुलिस पूरे नेटवर्क की गहन जांच में जुटी हुई है। गाजियाबाद में पुलिस का यह बड़ा एक्शन। थाना भोजपुर पर सब इंस्पेक्टर राजकुमार सिंह द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें 25 लोगों पर षड्यंत्र एवं धोखाधड़ी कर कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर 24 लोगों के पासपोर्ट एक ही पते व एक ही मोबाइल नंबर पर बनवाने के संबंध में आरोप अंकित किए गए थे। इस संबंध में सुसंगत धाराओं पे थाना भोजपुर पर एक अभियोग 23/26 पंजीकृत किया गया है। इस अभियोग के पंजीकृत होने के उपरांत इन सभी अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु थाना भोजपुर पर टीमें गठित की गई। तत्पश्चात थाना भोजपुर पुलिस टीम एवं स्वाट टीम ग्रामीण द्वारा 5 अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी की गई है। ये अभियुक्तगण है विवेक गांधी, प्रकाश सुब्बा, पोस्टमैन अरुण व 2 अन्य लोग। इन लोगों के पास से कई सारे फर्जी दस्तावेज, कूट रचित दस्तावेज बरामद हुए हैं, जैसे फर्जी आधार कार्ड, फर्जी ड्राइवर्स लाइसेंस, फर्जी बैंक पासबुक एवं 6 पासपोर्ट, 2 मोबाइल फोन, 2 कार एवं 4,000 रुपए की नकद बरामदगी भी हुई है। तो वहीं सीएमओ कार्यालय में अलीगढ़ की एंटी करप्शन टीम ने छापेमारी की। टीम ने बबीता सिंह नाम की महिला बाबू को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि बबीता सिंह ने बी फार्म में एक मेडिकल छात्र से इंटर्नशिप के नाम पर 5,000 रुपए की मांग की थी। शिकायत के बाद एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाया। रिश्वत लेते समय उसे पकड़ लिया गया। वहीं गिरफ्तारी के बाद आरोपी महिला बाबू को महिला थाने ले जाया गया, जहां एंटी करप्शन टीम उससे पूछताछ कर रही है। तो वहीं आपको बताते चले, एंटी करप्शन की ये बड़ी कार्यवाही देखने को मिली है। हाथरस से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएमओ ऑफिस में एंटी करप्शन की रेड देखने को मिली। इंटर्नशिप के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप, जिसके चलते ये रेड की गई। तो वहीं सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ ब्लॉक में संजूडिया टोला मोहम्मदपुर में एक अजीब मामला सामने आया, जहां एक वृद्ध महिला को करीब 2 से 3 साल पहले कागजों में मृत घोषित कर दिया गया। महिला जब वृद्धा पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने गई तो उसे पता चला कि वह कागजों में मृत है। वहीं महिला अब दर-दर भटक रही है और कह रही है, हम जिंदा हैं, महिला के पति और बच्चे नहीं हैं, इसलिए पेंशन उनकी रोजमर्रा की जरूरत के लिए जरूरी है।
तो वहीं कन्नौज में अज्ञात शिकायतों के आधार पर फॉर्म 7 भरकर करीब 1000 से ज्यादा मतदाताओं के नाम पर आपत्ति लगाई गई है। वहीं मजपुरवा ग्राम पंचायत के मतदाताओं के खिलाफ एक फॉर्म भरा गया। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सभी प्रभावित मतदाताओं के साथ कलेक्टर पहुंचकर डीएम के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने मांग की कि झूठे फॉर्म भरकर मतदाताओं के नाम कटवाने वालों के खिलाफ कार्यवाही और काटे गए नाम दोबारा जोड़े जाए। क्या नाम है आपका? कासिम। कासिम, कौन से गांव का रहने वाले? मसूरवा। अभी कलेक्ट्रेट में आए हो, क्या वजह है यहाँ पे आने की? वजह जाए हमारे वोट जो है आपत्ति दी गई कि हम प्रधान ने हमें बताया, तब हमने जानी ना, हम तो भाई अनपढ़ आदमी, हमें क्या बताया गया आपको? ये बताया प्रधान ने कि तुम्हारे परिवार के वोट, तुम्हारे लड़कन के बहुवन के वोट कटी गए, काट दिए जाए ना, आप अपने कलेक्टर में चलो और अपनी दरखास्त दो चल के। तो साहब हम इसलिए क्या वजह बताएगी वोट काटने के पीछे? अब क्या मालूम, जब तो भैया सरकार जाने, आपको नहीं पता? अरे हमें क्या मालूम, काहे वोट हमारे कम करे जा रहे, काहे काटे जा रहे। उसी चीज को आज हमारे मजपुरवा के प्रधान जी पूरे मामले को पार्टी के समस्त नेता माननीय विधायक कल्याण सिंह जी, अरविंद यादव जी, जिलाध्यक्ष जी, ताहिर भाई का बेटा, हम सभी लोग यहाँ जिलाधिकारी महोदय से मिले और मिलकर हम लोगों ने पूरी शिकायत दर्ज कराई और हम लोग मीडिया के माध्यम से, आप लोगों से के माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि ऐसे लोगों पर एफआईआर कर कानूनी कार्रवाई की जाए। ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग राजतंत्र में बदलना चाहते हैं देश को। किसी भी हालत में समाजवादी पार्टी और पीडीए के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी आप लोग कलेक्ट्रेट में आए थे, क्या मामला है यहाँ पर, किन मांगों को लेकर आपने ज्ञापन दिया? देखिए, ग्राम मजपुरवा जो है हमारे छिबरामऊ विधानसभा का गांव, जहां पर 1200 वोटों पे आपत्ति डाली गई। वो सारे जेन्युइन वोटर हैं जिन पे कोई रणनीति के तहत जो है कोई आपत्ति लगा रहा है और फिर उसके बाद जो नंबर उसमें है उसमें कॉल कर रहे हैं तो कोई उठा नहीं रहा है। तो ये किसी पार्टी का षड्यंत्र है जिसके तहत जो है मजपुरवा गाँव और ऐसे छोटे छोटे कई गांव हैं जिन्हें जो है टारगेट किया जा रहा है। वहाँ के कई लोग हमारे साथ आए भी हैं, जिलाधिकारी से मुलाकात करवाई है उनसे, और उनका एपिक नंबर और उनका जो एसआईआर फॉर्म है वो सारी चीज़ें उन्होंने मैपिंग कराई है। बीएलओ बता रहे हमने मैपिंग भी कराई, सारी चीज़ें कराई, लेकिन उसके बाद भी उस पर आपत्ति आई है। और जो आपत्ति जिन्होंने डाली है ना तो वो फ़ोन उठा रहे हैं और ना जो है आगे कोई उस पर जानकारी मिल पा रही है। क्या किस तरह का जो है दबाव में ये काम किया जा रहा है? अब ये दबाव में तो काम किया ही जा रहा है कि समाजवादी का जो वोट है, जो कोर वोटर है, उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने का काम जो है किया जा रहा है और ये बहुत बड़ी षड्यंत्र के तहत ये चीज की जा रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देखते रहिए आरएनटीवी नेशनल। मुझे दीजिए